डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीएच स्केल की। क्या होती है पीएच स्केल? देखिए, जिस प्रकार से तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, इसी तरीके से अम्ल और क्षार की सामर्थ्य मापने के लिए एक स्केल यानी एक पैमाना का उपयोग किया जाता है, जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। इस पीएच स्केल के अंदर दो शब्द हैं, पी और एच। पी का मतलब यहाँ पर होता है पुशांश। ये पुशांश दोस्तों जर्मन शब्द है और इसका मतलब जो होता है वो है शक्ति यानी पावर। पुशांश का मतलब होता है शक्ति यानी पावर। एच यहाँ पर इसका एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयनों की संख्या। हाइड्रोजन आयनों की संख्या, एच का मतलब यहाँ पर यह होता है। ठीक है। इस पीएच स्केल को 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। दोस्तों, किसने बनाया था? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में इस स्केल को बनाया था। यह स्केल क्या है? वह स्केल जिसके द्वारा हम हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को मापते हैं, उसे हम पीएच स्केल कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसको इस तरीके से कह सकते हैं, वह स्केल जिस पीएच स्केल यानी वह स्केल जिसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक हो, यानी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक हम इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऋणात्मक लघुगणक। कैसे दोस्तों? यानी पीएच बराबर हम लिख सकते हैं -log10H+। ये भी इस हाइड्रोजन आयन ज्ञात करने का एक तरीके से फॉर्मूला हो गया। अब देखिए आगे, पीएच स्केल का दैनिक जीवन में, इससे पहले हम बात करेंगे पीएच स्केल असल में किस प्रकार से मापता है, क्या इसकी संरचना होती है, वो देखिए आप। इस प्रकार से एक स्केल होता है दोस्तों, ये एक स्केल है। इस स्केल के अंदर 1 से लेकर के 14 तक संख्याएं होती है। 1 से लेकर के 14 तक संख्या होती है, यानी जो 7 से नीचे जो है 6, 5, 4, 3, 2, 1 वो अम्लीय है। वो क्या है? अगर कोई पदार्थ जिसमें हाइड्रोजन आयनों की संख्या 7 से कम है, यानी 7 से नीचे दिखा रहा है पीएच स्केल पर उसका मान, तो वो अम्लीय है। 7 से 14 तक दिखा रहा है तो वो क्षारीय है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, यानी जिसमें H+ आयनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी वो अम्लीय होगा, जिसमें OH- आयनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी वो क्षारीय होगा। 7 जो है 7 उदासीन होता है। जैसे शुद्ध जल की पीएच है वो 7 होती है, यानी शुद्ध जल है वो शुद्ध जल उदासीन होता है। इसके अलावा हमारा जो रक्त है, रक्त उदासीन नहीं होता, रक्त की पीएच 7.2 यानी हल्का क्षारीय होता है। जठर रस के, जो हमारे अमाशय में जठर रस पाया जाता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, नींबू का रस है, उसकी पीएच है वो कम होती है, 1 या 2 के आसपास होती है। सबसे अधिक क्षारीय यानी जिसे हम प्रबल क्षार बोलते हैं वो NaOH होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमने पहले भी बात की थी, MgOH2 जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, इसकी पीएच है वो 10 होती है। इसे एंटी एसिड के रूप में उपयोग में लिया जाता है। यानी 7 वाला उदासीन, 7 से कम है वो अम्लीय, 7 से 14 तक है वो क्षारीय होगा दोस्तों। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो देखिए दोस्तों, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। क्या महत्व है? पहला महत्व देखिए इसमें दैनिक जीवन में पीएच का उदर में महत्व है। कई बार क्या होता है, हमारा अमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा होने से जलन और दर्द महसूस होता है, जिसे हम एसिडिटी बोलते हैं, कब्ज बोलते हैं आम भाषा में। उसको दूर करने के लिए एंटी एसिड के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इनका उपयोग किया जाता है। तो एक तो ये हो गया उदर में अम्लता। नंबर 2, चिंटी के डंक, यानी कोई भी चिंटी है या मधुमक्खी है, डंक लगाते हैं तो इनमें अम्ल होता है, और उस अम्ल से हमारे शरीर में बाद में डंक लगने से जलन और दर्द महसूस होता है। उसको हम दूर करने के लिए बाद में क्षारीय पदार्थ है उसका उपयोग करते हैं। तीसरा जो है वो है दंत क्षय। तीसरा क्या है? दंत क्षय, यानी दंतों का क्षय होना, दांत के ऊपर जो इनेमल होता है उसका हटना, उतरना।
क्षरण होना, इसका मतलब कैसे होता है कि हमारे मुंह की जो पीएच होती है दोस्तों वो 6.5 होती है। मुंह की पीएच कितनी होती है? 6.5 होती है। जब हम खाना खाते हैं तो कुछ टुकड़े हैं वो बैक्टीरिया वगैरह दांतों के अंदर रह जाते हैं, ये बाद में क्रिया करते हैं तो मुंह का माध्यम है वो और ज़्यादा अम्लीय हो जाता है। ये हल्का अम्लीय है, बाद में और ज़्यादा अम्लीय हो जाता है, जिसकी वजह से बाद में दांत है वो झड़ने प्रारंभ हो जाते हैं। इसको हम बाद में दूर करने के लिए क्षारीय टूथपेस्ट करते हैं। कोई भी अपना जो नॉर्मल जो टूथपेस्ट करते हैं वो क्षारीय टूथपेस्ट किया जाता है, जिससे माध्यम है वो वापस है वो 6.5 है उससे ऊपर चला जाता है। चौथा जो इसका उपयोग है वो है मिट्टी की अम्लता में, मिट्टी की अम्लता। दोस्तों देखिए मिट्टी का उपजाऊपन भी हम बोल सकते हैं। अगर मिट्टी की अम्लीय पीएच है वो 7 है, उदासीन है, तो उस स्थिति में मिट्टी के अंदर फसल का उपजाऊ है वो ज़्यादा होती है, यानी ज़्यादा फसल उपजती है। अगर मिट्टी की अम्लता ज़्यादा बढ़ रही है या क्षारीयता बढ़ रही है तो उस मिट्टी में हमें बाद में कुछ पदार्थ डालने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उसकी अम्लता कंट्रोल में आती है, उसके बाद में उसमें फसल अच्छी उगती है। पांचवा है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा में भी पीएच का महत्व है, यानी जो भी वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैसें हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैसें हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें, सारी गैसें वायुमंडल में रहती है। जब वर्षा का जल एकदम से शुद्ध होता है, लेकिन इन ऑक्साइड के साथ मिलकर के वो अम्लीय वर्षा के रूप में वो धरती पर आता है, जिससे बाद में मिट्टी की अम्लता है वो बढ़ जाती है। तो ये 5 जो है दैनिक जीवन में हमारे पीएच का महत्व बताते हैं, जिनका हम उपयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे दैनिक जीवन में उपयोगी पदार्थ। कुछ पदार्थ हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी पदार्थ, उनके बारे में हम बातें करेंगे, जिसमें पहला है NaCl। इसे हम अपनी आम भाषा में साधारण नमक भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं इसे? साधारण नमक बोलते हैं। इसे सोडियम क्लोराइड भी कहा जाता है। देखिए ये परबल अम्ल और परबल क्षार की क्रिया से बनता है। इसकी पीएच है वो 7 होती है, यानी ये उदासीन होता है। इसे व्यापारिक तौर पर बनाते कैसे हैं वो देखिए दोस्तों। इसे बनाने के लिए जो खारे पानी की होता है या जो समुद्र होता है उस पानी से ये बनता है, लेकिन उस पानी से नमक बनता है वो एकदम से शुद्ध नहीं होता है। उस नमक के अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2, CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड की बहुत सारी अशुद्धियाँ रहती है। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसमें हाइड्रोक्लोरिक गैस प्रवाहित की जाती है, यानी बड़ी बड़ी टंकियों में भर करके बाद में HCl गैस प्रवाहित की जाती है, जिसकी वजह से बाद में शुद्ध हो जाता है। अब इसके बात करते हैं इस नमक के गुण क्या हैं। दोस्तों नमक जो है वो श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ है। इसका ये जल में आसानी से विलय हो जाता है। और इसके अगर हम उपयोग की बात करते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो दोस्तों नमक का उपयोग जो है वो खाने को स्वादिष्ट बनाने में किया जाता है, और जो जितने भी कच्चे पदार्थ होते हैं उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा नमक का उपयोग जो है हिमीकरण मिश्रण। हिमीकरण मिश्रण क्या होता है दोस्तों? देखिए हिमीकरण मिश्रण क्या होता है? आपने कई बार देखा होगा मटका आइसक्रीम वाले को, जिसके अंदर मटके के अंदर जो है वो बर्फ डालते हैं और नमक डालते हैं, तो वो जो मिश्रण बनता है उस मिश्रण को हम हिमीकरण मिश्रण कहते हैं। इसके अलावा खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में भी नमक का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 पे हम बात करेंगे कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। दोस्तों इसको हम POP भी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोस्तों ये प्लास्टर ऑफ पेरिस सबसे पहले फ्रांस की राजधानी पेरिस में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? फ्रांस की राजधानी पेरिस में बनाया गया था। और किससे बनाया गया था? ये जिप्सम, ये जो जिप्सम है, इस जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर जब गर्म किया गया था तो इस जिप्सम में से 1.5 अणु जल का है वो निकल गया, और 1.5 अणु जल का निकलने के बाद जो बना उसे हम बोलते हैं POP कहते हैं। इस POP का उपयोग जो है वो जो अपनी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है तो डॉक्टर उस हड्डी को एक जगह सेट करके उसके ऊपर प्लास्टर लगाते हैं, उसमें किया जाता है। भवन निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, सजावटी सामान बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और मूर्तियां बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 3 हम बात करते हैं दोस्तों कि नंबर 3 पे क्या है। नंबर 3 पे आपके है खाने का सोडा। खाने का सोडा दोस्तों, खाने का सोडा या इसे हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। खाने का सोडा या इसे हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। इसका सूत्र होता है
NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसे हमें कह सकते हैं। देखो दोस्तों इसका निर्माण कैसे होता है। इसे बनाने के लिए हमारे पास चाहिए नमक प्लस नमक के अंदर जल, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और NH4 अमोनिया। ये सारे मिलकर के NH3 ये सारे मिलकर के क्या बनाते हैं, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3 ये बनाया जाता है और इसका नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट या इसे बेकिंग सोडा कहते हैं, ऐसे खाने का सोडा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग खाने के अंदर किया जाता है। आपने देखा होगा ब्रेड वगैरह हैं या जो केक जो होते हैं वो एकदम हल्के होते हैं। इसमें क्या होता है कि उनमें ये जो बेकिंग सोडा ये मिला दिया जाता है। ये मिलाने के बाद उसको गर्म करते हैं तो गर्म करने से उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जिसकी वजह से वो थोड़े हल्के हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका उपयोग जो है भोजन में किया जाता ही है। इसके अलावा इसका उपयोग प्रयोगशाला में भी किया जाता है। अग्निशामक यंत्र है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट जरूर करके बताना, लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।